जब ली गुआनशियो ने अपनी स्पीच खत्म की, हान शांजो ने ठंडे अंदाज में थोड़ा सा हंसा। तुम्हारा मतलब ये है कि हम चुपचाप देखते रहें कि हमारी जगह कुछ बेशरम लोग ले जाएं और हम बस अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबा लें? ली गुआनशियो ने आंखें बंद कर ली। ये सब मजबूरी है, अभी उनसे टकराव करना समझदारी नहीं होगी। जैंगी ने शुरुआत से लेके आखिर तक ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस हर रीजन के हेड्स का रिएक्शन ऑब्जर्व करता रहा। अगर लॉजिकल नज़रिए से देखा जाए तो ली गुआनशियो की बात में कोई गलती नहीं थी। चाहे हाक्शाओ किंगडम इस वक्त काफ़ी बड़े नुकसान से गुजर रहा हो, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा रिकवर होने में। उस वक्त भारत जाके हिसाब बराबर करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन अगर हर चीज़ को सिर्फ रैशनल नज़रिए से एनालाइज किया जाए तो ये दुनिया बहुत ही ठंडी जगह बन जाएगी। जैंगी ने अपने दोनों हाथ चिन के नीचे फोल्ड किए और सबको एक ठंडी नज़र से देखा। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि चाहे इस मीटिंग का रिजल्ट कुछ भी हो, वो खुद साउथ वेस्ट रीजन जाएगा और उन घुसपैठियों को ख़त्म करेगा। इस वक्त एक ऐसी आवाज़ आई जिसका किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। वो था जूजंग। जनरल ली की बातें सही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें पूरी तरह तैयार होने में कितना वक्त लगेगा। और साउथ वेस्ट रीजन में तो अभी भी हमारे हाक्शाओ देश के अनेक लोग हैं। क्या हम उन्हें यूं ही बर्बाद होने देंगे? जैंगी को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन जब बात बाहर वालों के जुल्म की होती है तो सब लोग गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन ये तो साफ है कि दुनिया के ख़त्म होने के बाद से साउथ वेस्ट रीजन के लोग 4 बड़े सरदारों और शांगजा मोनेस्टी के राज में इंसानों जैसे जिंदगी नहीं जी रहे हैं। उसके चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आई। मैन युआनजुन ने जूजंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। जंग के बाद हर बड़े रीजन को नुकसान हुआ है और ज़्यादातर एपिसलोन लेवल म्यूटेंट्स भी जख्मी हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा रिवरसाउथ डोमेन ही सबसे ज़्यादा फायदे में रहा है। जनरल जू, अगर इस बार हम साउथ वेस्ट रीजन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो रिवरसाउथ डोमेन को सबसे ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा। सभी लोगों ने जूजंग की तरफ देखा और सर हिलाया। इस बार सबसे बड़ा फायदा तुम्हारे रिवरसाउथ डोमेन को हुआ है। अब तुम्हें ही पहले कदम उठाना पड़ेगा। आज के ज़माने में हाक्शाओ स्टेट का सबसे पावरफुल रीजन का टाइटल रिवरसाउथ डोमेन को मिल सकता था अगर जैंगी किसी भी रीजन से बिलोंग करता होता। जूजंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मेरा प्लान था। इस बार हम रिवरसाउथ डोमेन से किसी को भी भेज सकते हैं ये मैटर सॉल्व करने के लिए। लेकिन नूबा जो नई एपिसलोन है, उसके पास अभी तक कॉम्बैट का प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे मदद चाहिए। जब जूजंग ने ये कहा, उसकी नज़र सीधा जैंगी पर जाके टिक गई। केओस, मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि तुम्हारा शरीर अब कैसा रिकवर हुआ है। क्या तुम नूबा के साथ साउथ वेस्ट रीजन जा सकते हो ये मैटर हैंडल करने के लिए? जैंगी ने एक नज़र जूजंग पर डाली और उस मोमेंट में उसने समझ लिया कि ये बूढ़ा जूजंग अंदर ही अंदर क्या प्लान कर रहा था। वो अभी भी हर रीजन के साथ कंपनसेशन की बातें कर रहा था, लेकिन अगर वो किसी को साउथ वेस्ट रीजन के प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए भेज देता तो ये कंपनसेशन या तो पूरा माफ़ हो सकता था या कम से कम उसका एक बड़ा हिस्सा ऑफसेट हो जाता। ऐसे वक्त में जैंगी को साथ लेके जाना क्लियरली इस बात का सिग्नल था कि जूजंग जूयू को लेके लीड करने देने में कंफर्टेबल नहीं था। सबकी नज़र एक बार फिर जैंगी पर चली गई। किसी भी इंसान ने उस बैटल का सीन लाइव नहीं देखा था, इसीलिए किसी को ये पता नहीं था कि जैंगी कितना सीरियसली इंजर्ड था। लोगों को लगता था कि वो भी होतू, शेंगदावेन और एलेक्शी की तरह जख्मी होगा। जैंगी ने जूजंग की उम्मीद भरी नज़र से आंखें मिलाई, लेकिन एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जूशुआई की मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मैं उसके साथ जाने का प्लान नहीं बना रहा हूँ। जूजंग की मुस्कुराहट एकदम फ्रीज हो गई। जैंगी कभी भी जूजंग को ये मौका नहीं देगा कि वो उसे एक गन की तरह यूज़ करे। और वैसे भी जैंगी के दिल में जूयू के लिए कुछ खास फीलिंग नहीं है। ये सब युआन कोंगे के छोड़े हुए शैडो की वजह से था, जिसने जैंगी के अंदर एक हेजिटेशन डाल दिया था कि वो जूयू का सामना नहीं करना चाहता।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि जू यू की एबिलिटी बहुत ही स्पेशल है और जैंगी उसके साथ लड़ता तो उसकी अपनी एबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपोज हो जाते। हो सकता है फ्यूचर में दोनों एक दूसरे के एनिमीज बन जाए, इसीलिए जैंगी चाहता था कि वो उसके सामने थोड़ा रिजर्व रहे। अच्छा, तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। जूजंग की टोन में रिग्रेट था। एक बड़ा मौका जिससे हर रीजन के शॉर्ट कमिंग्स कवर किए जा सकते थे अब हाथ से निकल गया था। हान शांजो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने जैंगी की तरफ देखा और बोला, ब्रदर केओस, तुम तो अभी हम सब में सबसे ज्यादा ठीक लग रहे हो। अगर तुम यहाँ से जाने का प्लान बना रहे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैंगी ने अपने हाथ रब किए और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। सब लोग एकदम खुश हो गए और जूजंग ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है कि तुम एग्री करते हो? जैंगी ने सर हिलाया। मैं साउथ वेस्ट रीजन जाऊंगा और उन लोगों को वापस भगाऊंगा, लेकिन मेरे लिए अकेले जाना ही काफी है। जूजंग ने अपना मुंह खोला और धीरे से बोला, तुम्हारा मतलब है कि तुम ये पूरा मैटर खुद ही सॉल्व करना चाहते हो? मैन युआनजुन ने थोड़ा सोचा और बोला, अब केओस के कमांड में 2 एपिसलॉन्स हैं, शुआन नू और क्विंकी। अगर ये तीनों एक साथ बैटल फील्ड में जाएं तो सच में एक पावरफुल फाइटिंग ग्रुप बन जाएंगे। इस मोमेंट में सबको जैंगी के सबऑर्डिनेट्स की डेवलपमेंट याद आ गई और पूरा सीन एकदम साइलेंट हो गया। ऐसी कॉम्बैट टीम किसी भी रीजनल फोर्स को हिला देने के लिए काफ़ी है। सिर्फ हेवनली सी सिटी की कॉम्बैट पावर ही कुछ लोअर रैंक्ड रीजन्स को डिफीट करने के लिए एनफ है। केओस, तुम ठीक हो? जूजंग ने थोड़ी सी टेंशन के साथ पूछा। उसके चेहरे पर कंसर्न क्लियरली दिख रहा था। जैंगी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरे साथ क्या हो सकता है? उस बैटल में मुझे कोई सीरियस चोट नहीं लगी। शुरुआत से लेके एंड तक उसने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया था। बस लास्ट मोमेंट में जब अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर की चेन उसके लेफ्ट चेस्ट के पार चली गई, वो सिर्फ उसके लिए सुपर नेचुरल पावर्स को सील करने के लिए थी, मारने के लिए नहीं। तो उस वक्त चाहे वो चोट सीरियस लग रही हो, असल में वो सिर्फ एक सुपरफिशियल इंजरी थी। मैन युआनजुंग की आंखों में एक चमक आ गई। तो इसका मतलब तुम अभी अपने प्राइम में हो? जैंगी ने सर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही। हर रीजन के टॉप लीडर्स की आंखों में एक अलग सी रोशनी आ गई। वो ऑलरेडी देख चुके थे कि जैंगी पिछली बैटल में कितना पावरफुल था। अगर पूरे हाक्शो किंगडम को देखा जाए तो शायद सिर्फ हो तू ही उसके लेवल पर compete कर सकती है। सीरियसली बात की जाए तो जब भी जैंगी और उसकी टीम किसी भी एरिया में अपेयर होती है, जो प्रेशर वो लेके आते हैं वो वुलवान एम्पायर के एलियन ट्रूप से भी ज्यादा इंटेंस होता है, जो इंडिया के लीडरशिप में लड़ते हैं। हान शांजो ने एक लंबी सांस ली। ब्रदर, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब जाके थोड़ा सुकून मिला है। जूजंग की आंखों में सोच थी, जो आखिर में एक शाय में बदल गई। जैंगी ने सोफा पर पीछे लीन किया और एक काम टोन में बोला, ये मैटर मुझे दे दो। तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं एक्शन लूंगा तो कुछ कंडीशंस होंगी। जैंगी के ये वर्ड सुन के ली चेंगोंग ने आंखें घुमाई और सोचा, तो असली में तुम ही हो। मैं कभी भी बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं करता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन इस वक्त पूरी तरह से डिस्पेयर में है और हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है जो तुम्हें दे सके। इस पॉइंट पे उसने जूजंग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन तुम्हारा जू शुआई अभी भी हमें काफ़ी रिसोर्सेस का कर्जा चुका सकता है। जैंगी ने अपनी होठों के कोने उठाए, हाथ हिलाया और बोला, नहीं, मुझे इस ऑपरेशन के लिए तुमसे कोई सप्लाईज नहीं चाहिए। जैसे ही ये बात बोली गई, सब लोग जैंगी की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। जो जैंगी सब जानते थे, वो कभी भी बाहर जाके कोई छोटी चीज़ भी उठाता नहीं था, भले ही वो खोई हुई हो। और उसने कभी भी लॉस में बिजनेस नहीं किया। कब किसी ने उसे इतना मैग्नानिमस देखा था? इसी वजह से सब लोग अंदर ही अंदर अलर्ट हो गए, सोचने लगे कि जैंगी ज़रूर कुछ और डिमांड्स करेगा। जैंगी ने बस हर रीजन के सीनियर लीडर्स की तरफ देखा और बोला, इस बार मैं हाक्शाओ कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ। तुम लोग मेरे वर्क स्टाइल को जानते हो।
अगर बात ज़्यादा सीरियस हो गई तो तुम सबको कॉन्सिक्वेंसेस कवर करने के लिए तैयार रहना होगा। मैन युआनजुन के चेहरे पर टेंशन थी। उसने बोला, केओस, मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा फीलिंग आ रहा है। आन शांजो जोर से हंस पड़ा। बढ़िया है भाई, इस बार फुल पावर में जा, चाहे तुम सभी इन्वेडर्स को मार डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर एक तीखी जंगली एक्सप्रेशन आ गया। अगर भारत सच में हमसे वॉर करना चाहता है तो मार डालो उसे। मैन युआनजुन ने बार बार सोचा और उसने फाइनली समझा कि जैंगी का बॉटम लाइन का मतलब ये था कि उसने इतने ज्यादा लोग मार दिए कि उसकी वजह से दो देशों के बीच वॉर शुरू हो गया, और जब वो वक्त आएगा तो कोई भी जैंगी पर पूरा ब्लेम नहीं डाल सकता। ली चेंगोंग ने बोला, मैं नॉर्थ वेस्ट रीजन का रिप्रेजेंटेटिव, इस मैटर में तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। पहले दिन उन्होंने शुरू किया था तो 15वें दिन हमने किया, इसमें कोई गलती नहीं की। ओस, जाओ और उन सबको खत्म कर दो। उन्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी हाक्शाओ की टेरिटरी में बिना परमिशन घुसेगा वो कभी वापस जिंदा नहीं जा पाएगा। नॉर्थ वेस्ट रीजन और साउथ वेस्ट रीजन अपना स्टांस क्लियर कर चुके थे। चाहे मैन युआनजुन और बाकी लोगों के मन में अभी भी थोड़ी सी चिंता हो, जैंगी को अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। तुम किसी को काम करने के लिए कह नहीं सकते हो जब तुमने उसके हाथों में जंजीर डाल रखी हो। मैन युआनजुन ने सर हिलाया और बोला, केओस, बस जाओ और सब कुछ खत्म करो। चाहे हम सभी इन्वेडर्स को मार डाले, भारत के पास अभी फुल स्केल वॉर लड़ने की हिम्मत नहीं है। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस बार छोड़ो ये बात कि हाक्शाओ किंगडम ने अभी अभी वुलुआन एम्पायर के इन्वेजन को रिपेल किया है और मोरल हाई ग्राउंड पे है। भारत के आसपास कुछ नए उभरते हुए देश भी हैं जो उसकी तरफ लालच भरी नज़र से देख रहे हैं। एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाक्शाओ किंगडम के पास लव डेथ गॉड्स की संख्या भारत से 10 गुना ज़्यादा है। यही उनका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। जैंगी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसकी आंखों में टाइगर जैसी शार्पनेस थी। तुमने ये कहा तो अब मुझे सुकून है। और बाकी रिसोर्सेस की बात, इस बार जैंगी ने सच में जेनरोसिटी दिखाई और कुछ भी मांग नहीं किया। ये बात भी सच है कि हर मेजर रीजन अभी बहुत ही मिजरेबल स्टेट में है। सब कुछ लगभग तबाह हो चुका है और कैपिटल सिटी तो ऑलमोस्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है। जैंगी किसी भिखारी के कटोरे से पैसे नहीं छीनना चाहता था। सीधी बात यह है कि उसके पास जो वॉर प्रिपेयर्डनेस रिसोर्सेस हैं वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन से कम नहीं है, और दूसरों का फायदा उठाना उसके लिए जू जंग ही काफ़ी है। जैंगी ने सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंस से एग्जिट ले लिया। फिर उसने घर के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें ये मैटर ब्रीफली एक्सप्लेन किया। ये सब सुन के सबके चेहरे पर गुस्सा था। पीछे से छुरी मारने वाले पेटी बिहेवियर से हर कोई डिस्गस्टेड था। मैंने डिसाइड किया है कि मैं साउथ वेस्ट रीजन जा रहा हूँ। इस बार टीचर लियांग मेरे साथ जाएंगे। जैंगी ने लियांग यू की तरफ देखा। लियांग यू ने सर हिलाया। ठीक है। जैंगी ने फ्लावर के सर पर हाथ रखा और बोला, फ्लावर, तुम यहीं रुक जाओ। हेवनली सी सिटी अभी अभी शांत हुआ है। जस्ट इन केस तुम की सिक्योरिटी संभालो। फ्लावर को कोई एतराज नहीं था। वैसे भी ज्यादातर वक्त वो घर पर लेटकर नैप लेना पसंद करता था। बॉस, जल्दी वापस आना, फैटिशू ने जैंगी की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखते हुए कहा। जैंगी के होठों के कोने थोड़े से उठे। अगर मैं चला गया तो क्या तुम मुझे मिस करोगे? फैटिशू ने तुरंत अपनी छाती तानी और एक वफादार एक्सप्रेशन के साथ बोला, ऑफ कोर्स, अगर 1 सेकंड के लिए भी तुम दूर चले गए तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर फिक्र मत करो, इस बार तुम मेरे साथ चल रहे हो। फैटिशू की मुस्कुराहट एकदम फ्रीज हो गई। जैंगी उठ खड़ा हुआ और फैटिशू और अंकल यू से बोला, इस बार पूरी फुइन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। उसकी आंखों में गहरापन था। हम इतने लंबे समय से उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, इतने सारे रिसोर्सेस इन्वेस्ट किए हैं। अब वक्त आ गया है उन्हें बैटलफील्ड पे ले जाके उनकी असली ताकत देखने का। अंकल यू ने एक चमकदार मुस्कुराहट के साथ अपने सफ़ेद दांत दिखाए। बहुत बढ़िया, मैं तो कब से बेचैन हूँ।
अब जाके एक अच्छी जंग लड़ने का मौका मिल रहा है। जैंगी ने अंकल यू की तरफ देखा। उसे पता था कि अंकल यू ने लू कैरन की तरफ से पहला सर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन फेज कंप्लीट कर लिया था। अपने शरीर को साइबॉर्ग में ट्रांसफॉर्म करना एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होता। आखिर ये वेरीफाई करने में वक्त लगता है कि क्या बॉडी मशीनरी को टॉलरेट कर सकती है, बिना रिजेक्शन के इंटीग्रेट हो सकती है या नहीं। तो इस वक्त अंकल यू का शरीर सिर्फ इनिशियल स्टेज तक ही मॉडिफाई हुआ था और बाहर से देखने पर वो एक नॉर्मल इंसान जैसा लगता था। और ख़ास तौर पर जो हाइमे के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए उसका मेन फंक्शन एज अ ह्यूमन अभी भी ओरिजिनल वर्जन में प्रिजर्व था। जैंगी को अंकल यू के रिफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब कुछ उसका अपना डिसीजन था। जब तक वो अच्छी तरह जी रहे हों, बाकी सब कुछ सेकेंडरी था। 1 घंटे के अंदर फुइन ट्रूप्स को गेट के बाहर असेंबल होने को कह दो, जैंगी ने ऑर्डर दिया। अंकल यू ने फैटिशू के साथ सल्यूट किया और तुरंत बैलीचंकिंग और बाकी लोगों से कांटेक्ट किया। जैंगी ने तुरंत अपने कपड़े बदलना शुरू किए। सबसे अंदर का ब्लैक सूट, ये एक ऐसा सूट था जो इंसान के बेसिक एट्रीब्यूट्स को एनहेंस करता था, जिससे एक नॉर्मल आदमी भी ज़्यादा स्ट्रेंथ, स्पीड और रिएक्शन एबिलिटी हासिल कर सकता था। दूसरी लेयर थी एक नया कॉम्बैट सूट जो लू कैरन ने डिज़ाइन किया था। इसमें कई पावरफुल ऑक्सिलरी फंक्शंस थे और स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर को झेल सकता था और इसमें बिल्ट इन कंप्रेस्ड ऑक्सीजन था, जिससे यूजर डीप सी या स्पेस में भी रह सकता है। तीसरी लेयर थी कियान लॉन्ग आर्मर। ये वो मेटल आर्मर था जिसे लू कैरन बार बार मॉडिफाई करती रहती है। ये एक एनहांस्ड कॉम्बैट सूट था जिसमें कई स्पेशल प्रॉप्स और वेपन्स बिल्ट इन थे और इसकी डिफेंस पावर कमाल की थी। ये जैंगी के लिए स्पेशली टेलर मेड, लाइट वेट और इजी टू मैन्यूवर था। वेपन्स की बात आई तो जैंगी ने लू कैरन की तरफ देखा। लू कैरन ने बोला, ब्रदर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे वेपन्स को ऑलरेडी मॉडिफाई कर चुकी हूँ। दोनों लोग तुरंत अंडरग्राउंड स्टूडियो की तरफ बढ़े और लू कैरन ने एक ब्लैक मेटल बॉक्स ओपन किया। जैंगी के सामने था एक डार्क सिल्वर ब्रेसलेट, गहरा, भारी और एक मिस्टीरियस चमक के साथ चमकता हुआ। ब्रदर, तुम्हारे रिक्वेस्ट के मुताबिक मैंने पूरे वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है। ये तुम्हारे लिए मेरा लेटेस्ट वेपन है। मैंने स्वॉर्ड इन द ट्री की इन्फिनिट रीजनरेशन एबिलिटी और प्लांट्स के शेप चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ किया है, जिससे ये कई स्पेशल मटेरियल्स के साथ कंपैटिबल हो गया। तो मैंने स्वॉर्ड इन द ट्री को मेन बॉडी बना के ये वेपन क्रिएट किया है। जैंगी ने ब्रेसलेट उठाया और अपने हाथ पर पहना। स्वॉर्ड इन द ट्री के पास कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी, इसीलिए उसमें एक इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम इम्प्लांट किया गया था जो जैंगी के नर्व फ्लक्चुएशंस को सेंस कर सकता था और तुरंत रिस्पॉन्ड करता था। जैंगी के माइंड से एक इंस्ट्रक्शन निकला और वो ब्रेसलेट से निकलकर स्नेक्स की तरह उसके हाथों के चारों तरफ लपेट गया। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर स्प्रेड होने लगा। लू कैरन ने इंट्रोड्यूस किया, नए वेपन होली सिल्वर आर्मर का पहला एबिलिटी है एकदम पतली स्पाइडर वेब जैसे सिल्वर वाइन्स जनरेट करना, जो पूरे शरीर को कवर कर लेती है और डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहेंस करती है। सिल्वर वाइन्स ने तुरंत जैंगी के पूरे शरीर को कवर कर लिया, जैसे कुनलॉन्ग आर्मर के बाहर एक नई स्किन की लेयर चढ़ गई हो। जैंगी ने थोड़ा एक्सरसाइज करके टेस्ट किया और उसे कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। डिफेंस बढ़ गया है, बहुत बढ़िया, ये एग्जैक्टली वही है जो मुझे पसंद है। लू कैरन ने कंटिन्यू किया, ब्रदर इसमें एक वेपन सिस्टम भी है, तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम्हारी गन गायब है? तब जैंगी को याद आया कि उसका स्नाइपर राइफल और डबल गन्स मिसिंग है। लू कैरन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने उन्हें मेल्ट करके स्वॉर्ड इन द ट्री के साथ रीमेक कर दिया है, तुम एक बार अपना वेपन समन करके ट्राई करो। जैंगी ने अपने माइंड से वेपन समन किया। ब्रेसलेट ने रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया और उससे निकली हुई पतली वाइन्स इंटरवीव होने लगी और जैंगी के दोनों हाथों में 2 लॉन्ग स्वॉर्ड सिल्वर गन्स बन गई। ये गन्स नॉर्मल पिस्टल से मोर देन ट्वाइस बड़ी थी और उनका डिजाइन कुछ फ्लिंट लॉक मस्केट्स जैसा था।
जो 2 सेंचुरीज पहले यूज होती थी, एकदम पिस्टल और राइफल्स के बीच एक हाइब्रिड लुक। जैंगी के लिए आज के दिन गन का साइज इंपॉर्टेंट नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो उसकी स्ट्रेंथ को हैंडल कर सके। जैंगी ने इन वैरिड वेपन्स को डिलाइट भरी नज़र से देखा। स्वॉर्ड इन द ट्री अब वाइट चैरियट लेवल तक पहुंच चुका है। उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है टफनेस, इसीलिए ये मेरी पावर को कंप्लीटली झेल सकता है। इस तरह अगर स्वॉर्ड इन द ट्री अपना एबिलिटी इंडेक्स कंटिन्यूसली अपग्रेड करता रहे तो मुझे बार बार वेपन अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैंगी ने दोनों गन्स को अपने हाथों में स्किलफुली फ्लिप किया और जैसे ही उसके माइंड में एक थॉट आया वो तुरंत ब्रेसलेट में श्रिंक हो गई। बहुत ही कन्वीनियंट सिस्टम था। स्वॉर्ड इन द ट्री नाम अब इसके लिए सूटेबल नहीं था। अब से तुम्हारा नया नाम होगा शन लियन। जैंगी के माइंड में तुरंत एक परफेक्ट आइडिया आ गया। स्वॉर्ड इन द ट्री अब उसके हाथ में था और लू कैरन के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये एक सुपर बायोटेक वेपन बन चुका था। जैंगी को ये नया वेपन इतना पसंद आया देखकर लू कैरन के चेहरे पर रिलीफ की मुस्कुराहट आ गई। उसके इतने दिनों के एफर्ट्स फाइनली वेस्ट नहीं गए। जैंगी आगे आया। उसने लू कैरन के गुलाबी छोटे चेहरे को हल्का सा पिंच किया और उसकी आंखों में मुस्कुराते हुए देखा। कैरन, मेरा इंतज़ार करना। तुम्हारा टैलेंट कभी भी दबाया नहीं जाना चाहिए। जल्द ही मैं तुम्हारे लिए वो रिसोर्सेस ढूंढ निकालूंगा जिससे तुम एपिसलॉन लेवल तक प्रमोट हो सको। मैं तुम्हें दुनिया की टॉप सुपर इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। लू कैरन की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी से सर हिलाया। जैसे जैसे उसकी एबिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही थी उसके दिल में और भी ज़्यादा खूबसूरत विजन्स जन्म ले रहे थे। ब्रदर, कैरन तुम्हें ज़रूर सरप्राइज करेगी। लू कैरन ने उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जिसमें वो सीक्रेटली काफ़ी समय से मेहनत कर रही थी और उसके होठों के कोने पर एक मिस्टीरियस मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अभी वक्त सही नहीं था। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा जो 2 साल और आधा लग चुका है, वो जैंगी को सच में सरप्राइज करेगा। जैंगी ने अपना इक्विपमेंट पैक किया और शेल्टर के बाहर निकल गया। ऑर्डर मिलते ही आसपास के सभी फुइन ट्रूप्स वहां पहुंच चुके थे। अभी के फुइन फोर्स में टोटल 29 मेंबर्स थे, जिसमें फैटिशू और अंकल यू भी शामिल हो गए थे। साथ ही तेंगू स्क्वाड के मेंबर्स भी थे जो फुइन फोर्स के इंस्ट्रक्टर्स के रूप में काम करते हैं। टोटल स्ट्रेंथ अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जैंगी ने इस मिशन का ब्रीफ दिया। साउथ वेस्ट रीजन भारत के लोगों के कब्जे में चला गया है। हमें वहां जाके उसे वापस लेना है और जो भी साउथ वेस्ट रीजन में कदम रखे उन सबको मार डालो। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सब लोग एक्साइटेड हो गए। हर एक की आंखों में आग जल रही थी। ये सिर्फ फॉरेन एनिमीज के खिलाफ गुस्से की बात नहीं थी, बल्कि वो वॉर भी थी जो उनके अंदर लंबे समय से जमा हो रही थी। जब से उन्होंने फुइन फोर्स ज्वाइन किया था तब से वो इंस्ट्रक्टर्स के ट्रेनिंग के अंडर रैपिड ग्रोथ कर रहे थे और जैंगी के दिए गए अबंडेंट रिसोर्सेस के साथ अब वो एक इलाइट इन्वेस्टिगेशन टीम के लेवल तक पहुंच चुके थे, शायद उससे भी ऊपर। उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लोग थे वेटरन हीरोज लू दोहाई, जाओ होंगलियान, यू क्विंटन, गाओ तियानवू और शिन तियान। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग ने उनके अंदर एक इंटेंस डिजायर जगाई थी कि वो जैंगी के सामने एक्चुअल कॉम्बैट में अपने आप को प्रूव कर सके। सब रेडी हैं? जैंगी ने बैली चंकिंग की तरफ देखा और काम टोन में पूछा। सभी लोग बैटलफील्ड पर पहली बार नहीं जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो एलियंस के साथ पहली बार लार्ज स्केल बैटल फेस करने जा रहे थे। बैली चंकिंग ने सर हिलाया और जोर से बोला, प्लीज चिंता मत करो योर एक्सीलेंसी, मैं इन सबको असली वॉरियर में ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। इनकी बैटल क्वालिटीज एक्सीलेंट है, वही तो बेस्ट होगा। अगर ये एक्सीलेंट नहीं निकले, जैंगी इस बात पर बिल्कुल इनडिफरेंट नहीं था। उसे बुरे सबऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं। जैंगी ने तुरंत डायमेंशनल डोर ओपन किया और स्नोमोबाइल ड्राइव किया। वो लियांग यू, अंकल यू और फैटी शू एक ही व्हीकल में चढ़ गए और बाकी सब लोग 4-4 के ग्रुप में बैठ गए। यांग शिनशिन और जोकीर, 2 पावरफुल लॉजिस्टिकल पर्सनल, मुयान के साथ मिलकर जैंगी के शैडो में एंटर हो गए। जैसे ही डायमेंशनल गेट ओपन हुआ, जैंगी सबसे पहले ड्राइव करके अंदर गया। एक के बाद एक स्नोमोबाइल्स अंदर गई और कुछ ही सेकंड्स में सब स्पॉट से डिसअपेयर हो गए। कुछ डजन मिनट्स के बाद
वो लोग हाक्शो किंगडम के सबसे ऊंचे स्नोई प्लेटू पर पहुंच गए। चैरियट स्नो पर गैलप कर रहे थे। जैंगी ने चैरियट्स फैटिशू और बाकी लोगों के हवाले किए और खुद हवा में उड़ गया साला सिटी का सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए। स्काई के काफ़ी ऊपर होने के बावजूद सैटेलाइट सिस्टम की मदद से उसने सारा सिटी को क्लियरली देख लिया। इस बार साउथ वेस्ट रीजन को कंप्लीटली ऑक्यूपाई करने के लिए भारत ने क्लियरली फुल प्रिपरेशन किया था। भारत यूनिफॉर्म्स पहने हुए सोल्जर्स ने मेजर फोर्ट्रेसेस पर कंट्रोल ले लिया था और 8 ट्राइब्स को सिंबलाइज करने वाले फ्लैग्स हर जगह लगाए गए थे। जैंगी ने उन फ्लैग्स को पहचाना नहीं, असल में वो ब्लैक फ्लैग्स एक्सक्लूसिवली याक्षाज और महारागास के थे। अगर एपिसलोन इंचार्ज नहीं होता तो वो फॉर्मर रेबल्स जो अब साउथ वेस्ट रीजन की रेगुलर आर्मी बन चुके हैं कब का डिस्पर्स हो चुके होते। साउथ वेस्ट रीजन के काफ़ी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया था काम और प्रोडक्शन के लिए। ओरिजिनल साउथ वेस्ट रीजन के कंपैरिजन में कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। ये बात सच साबित करती है, जब देश तरक्की करता है तो लोग सफ़र करते हैं और जब देश बर्बाद होता है तब भी लोग सफ़र करते हैं। लेकिन जैंगी के पास इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोचने का टाइम नहीं था। वो जो कुछ भी करता है सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि उसका मन करता है और उसके पास वो करने की एबिलिटी है। साउथ वेस्टर्न रीजन अब पूरी तरह से भारत के कब्जे में चली गई है। उन्होंने एक बड़े नंबर में सोल्जर्स भेजे हैं ताकि इस इम्पोर्टेंट सिटी पर फुल कंट्रोल लिया जा सके। सिर्फ याक्षास और महारागास के फ्लैग ही नहीं लगाए गए, बल्कि उन्होंने तांत्रिक टेम्पल्स को तोड़ना शुरू कर दिया है और अपनी टीचिंग से स्प्रेड करना शुरू कर दी है। अगर किसी ज़मीन को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करना है तो सिर्फ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट काफ़ी नहीं होती, मेंटल कॉन्क्वेस्ट भी ज़रूरी होती है। यानी उस जगह के लोगों के कल्चर और रीजनल बिलीव्स को भी बदलना पड़ता है। तो जब भारत ने साउथ वेस्ट रीजन ऑक्यूपाई किया तो सबसे पहला काम था मिलिट्री इंटिमिडेशन का और दूसरा काम था लोगों को फोर्स करना कि वो अपने बिलीव्स बदले। जो शांघा मोनेस्ट्री पहले था और बाद में रेबल कमांड सेंटर बना, अब भारत की टीचिंग्स का प्रोपेगेंडा बेस बन चुका है। यहाँ एक ह्यूज स्क्वायर है। हिस्ट्री में सारा सिटी के इम्पोर्टेंट इवेंट्स यहीं होते थे। इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोग स्क्वायर के आसपास इकट्ठा हो चुके थे। भारत के सोल्जर्स गन्स के साथ चारों तरफ खड़े हैं, जैसे केटल्स और शिप को गार्ड किया जाता हो। हाई प्लेटफॉर्म पर पहले जो तांत्रिक मॉन्क्स होते थे, उनकी जगह अब भरतनाट्यम मॉन्क्स लेक्चर दे रहे हैं। एक मॉन्क जिसके सर पर हाई बन था, ट्रेडिशनल भारत क्लोथिंग पहने हुए था और अपर बॉडी बेयर थी, जोर से चिल्लाया, सुप्रीम ट्रिनिटी गॉड इस दुनिया पर रूल करता है, सब कुछ दुनिया को देता है ताकि हम खुशी से जी सके। उनके लोग होने के नाते ह्यूमंस को उनकी सिखाई गई चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि गॉड्स की ब्लेसिंग मिल सके। इस दुनिया का सफरिंग लिमिटेड है, जितना ज़्यादा तुम सफरिंग फेस करोगे उतने ही लकी तुम बन जाओगे, तभी गॉड्स की नज़र तुम पर पड़ेगी और उस वक्त तुम कोई भी विश गॉड्स से मांग सकते हो और तुम्हारी हर विश पूरी होगी। हेल्थ, वेल्थ, वुमेन, केटल, शिप, अगर तुम हार्डशिप एंड्योर करने के लिए तैयार हो तो ये सब तुम्हारे हो सकते हैं। स्नो रीजन के लोग नीचे ये सब सुन रहे थे, एकदम नम एक्सप्रेशन के साथ। वो सब तंत्रा के बिलीवर्स हैं, जिसका भरतनाट्यम के साथ एक नेचुरल कनेक्शन है, इसीलिए उन्होंने ऐसे वर्ड्स अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी 1000 बार सुन रखे हैं। इसीलिए उनसे बिलीफ चेंज करवाना एक नेचुरल प्रोग्रेशन लगता है। असल में तांत्रिक बुद्धिज़्म और भारत के टीचिंग्स दोनों का एसेंस यही है, लोगों को ये सिखाना कि वो केटल और हॉर्सेस की तरह काम करें, हार्डशिप्स इंड्योर करें और फिर अगली लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी। नम लोग मैकेनिकली ऊपर से आती प्रीचिंग सुनते रहे। दुनिया के ख़त्म होने के बाद की ज़िंदगी ने उन्हें लगभग वो फ्रीडम भुला दिया जो एक इंसान के रूप में उनके पास होनी चाहिए थी। सिर्फ तब जब लुओज़ुओ के लीडरशिप में रेबल्स पावर में आए, तब लोगों को एक छोटी सी आज़ादी की ज़िंदगी जीने का मौका मिला। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गौरी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ा जंगल जला सकती है। कम से कम आज के लोग इतना तो सीख चुके हैं कि रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए जब भारत के मॉन्क्स ने बड़े बड़े वादे किए तो हर किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। मॉन्क अभी भी ज़ोर से बोल रहा था
और उसके शरीर से एक शानदार रोशनी निकलने लगती थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मैजिक आ गई थी जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। जब लोगों ने ये साउंड सुना तो उनके दिमाग में ऐसा लगा जैसे कुछ हिल गया हो, और बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के भारत की टीचिंग्स उनके दिल में बसने लगी। ये जो डॉक्टरीन स्प्रेड करने वाले स्टाफ मेंबर हैं, ये सब स्पेशल एबिलिटीज़ वाले लोग हैं। सुपर नेचुरल पावर्स ने इस दुनिया को बहुत सिंपल बना दिया है। एक नॉर्मल इंसान के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के डायमेंशनलिटी रिडक्शन अटैक जैसा होता है, जिसमें वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है। लोगों की आंखों में नमनेस आई, फिर वो आंखें गर्म होने लगी। सभी लोग स्टेज की तरफ डिवोटी की नज़र से देख रहे थे, हाथों को जोड़ के, जैसे टेम किए गए केटल और शिप्स हो। प्रीचर ने ये सब देखा और सेटिस्फैक्शन के साथ सर हिलाया, लेकिन उसी मोमेंट एक आवाज़ उसके पीछे से आई, पुराने गैंग, तुम ब्रेन वॉशिंग में तो कमाल के हो। मॉन्क ने तुरंत मुड़कर देखा और उसके पीछे एक फियर से स्टॉर्म फॉर्म हो गया, एक बड़ा टोर्नेडो जो ब्लिजर्ड में रैप हुआ था। मॉन्क की आंखों की प्यूपिल एकदम श्रिंक हो गई और उसके रिएक्ट करने से पहले ही वो ह्यूज आइस स्टॉर्म के थ्रू एक आइस स्कल्पचर में ट्रांसफॉर्म हो गया। प्लेटफॉर्म पर दो फिगर्स अपीयर हुए, ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म में। एक का चेहरा राउंड था और एक का थोड़ा मोटा, और दूसरा एक ब्राउन बियर्ड जितना टॉल था। हेवनली सी सिटी से आए थे शू चुनले और यू जियांगुन। ये देखते ही प्लेटफॉर्म के आसपास भारत के सोल्जर्स तुरंत फियर्स एक्सप्रेशन के साथ उनकी तरफ दौड़ पड़े। कई अजीब लोगों ने अपने वेपन्स निकाल लिए और दोनों को मारने का प्लान बनाया, लेकिन अब जो दो लोग उनके सामने खड़े हैं वो दोनों कैप्टन लेवल म्यूटेंट्स हैं, जिनका एबिलिटी इंडेक्स 9500 प्लस है। फैटी शू ने स्नीयर करते हुए बोला, बॉस के सामने तो मैं सिर्फ एक फैट ओटाकू हूँ, लेकिन जब तुम लोग सामने हो तो मुझे मार्शल तियान पेंग कहना पड़ेगा। उसने हाथ ऊपर उठाए और एक रेजिंग ब्लिजर्ड पीछे से रोल होने लगा। बड़े टोर्नेडोस क्राउड की तरफ रश कर गए। वायलेंट स्नो स्टॉर्म ने पूरे वेन्यू को डिसरप्ट कर दिया। इन्वायरमेंट एकदम कियोटिक हो गया। अंकल यू ने अपने हाथ खोल दिए। उसके बॉडी पर जो एक्सोस्केलेटन आर्मर था वो शेल्टर के सभी लोगों में सबसे हैवी था और उसमें हर जगह वेपन्स लगे हुए थे। अब लू कैरन के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसका शरीर सेमी मैकेनाइज्ड बन चुका था। उसके बॉडी के बेसिक परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ था और एक्सोस्केलेटन मेका के साथ उसका कोऑर्डिनेशन भी अब और ज़्यादा हार्मोनियस हो गया था। उसके दोनों हाथों के ऊपर जो मेका शील्ड्स थे वो तुरंत पॉप अप हो गए और उनके अंदर से हजारों डार्क होल्स रिवील हुए। फायर से चमकते हुए बुलेट्स का रेन स्काई में छा गया और हर डायरेक्शन में अटैक होने लगा। अंकल यू की आंखों ने सीधा एनिमी के पोजीशन को लॉक कर लिया और हर एक बुलेट बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन पर फायर की गई ताकि साउथ वेस्ट रीजन के किसी भी इनोसेंट को गलती से चोट ना लगे। बुलेट का डेंस रेन पूरे वेन्यू में छाया हुआ था। भारत के सोल्जर्स को समझने का मौका भी नहीं मिला और वो बैराज ऑफ बुलेट्स के थ्रू एक सीव की उनकी बॉडीज वहीं स्पॉट पर इम्पैक्ट झेलती रही। चाहे उन्होंने कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे, लेकिन इस वक्त अंकल यू के अटैक्स को विथस्टैंड करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। ये बुलेट्स स्पेशली इन ह्यूमंस के लिए डिज़ाइन की गई थी, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग आर्मर पियर्सिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ और सुपरनैचुरल शील्ड्स का एक हिस्सा भी ऑफसेट कर सकती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अंकल यू की अपनी सुपर पावर्स भी उसके ब्लड वेसल्स में इंटीग्रेटेड मैकेनिकल पाइप्स के थ्रू रिलीज हो सकती थी, जिससे उसके अटैक्स कैपेबिलिटीज़ भी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती थी। सिर्फ कुछ ही मोमेंट में अंकल यू और फैटी शू ने मिलकर 80% से ज़्यादा भारत सोल्जर्स को वहीं पर ख़त्म कर दिया। कुछ भारत एलियंस प्लेटफॉर्म की तरफ रश कर चुके थे। उनकी आंखों में फेरोसिटी थी और उनका टारगेट था फैटी शू और अंकल यू को मारना। फैटी शू की आंखें नैरो हो गई और उसने अपने हाथ तेज़ी से वेव किए। उसके पैर के नीचे से ग्लेशियर्स निकलने लगे और वो आइस और स्नो के हाई वॉल्स में ट्रांसफॉर्म हो गए, जिनमें वो एलियंस फ्रीज हो गए। फिर फैटी शू ने ज़ोर से स्क्वीज किया, आइस वॉल्स एक्सप्लोड हो गई और उनके अंदर के एलियंस टुकड़ों में बिखर गए। अंकल यू ने आसपास के अटैकिंग एनिमीज की तरफ ग्रिम स्नेयर के साथ देखा। उसके बॉडी पर जो एक्सोस्केलेटन था उसने फिर से साउंड किया और उसके वेस्ट और चेस्ट के वैफल्स ओपन हो गए, जिसमें पावरफुल गन बैरल्स रिवील हुए।
जो नियर बाय एलियंस पर फियर्स आर्टिलरी फायर करने लगे। वो अजीब भारत एलियन प्लेटफॉर्म पर रश करके आया था अंकल यू और फैटी शू को मारने के इरादे से, लेकिन उसने उम्मीद नहीं किया था कि उसे और भी ज्यादा भयानक ब्लो मिलेगा। अंकल यू पूरे वेपन से कवर्ड था। उसके चेस्ट, वेस्ट और शोल्डर्स पर लगे कैनन्स एक साथ फायर होने लगे और प्लेटफॉर्म पर एक सोनाटा जैसे इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बार्डमेंट शुरू हो गया। भारत एलियंस की चीखें एक के बाद एक गूंजने लगी। अंकल यू का फाइटिंग स्टाइल इतना ब्रूटल था कि जो भी उसके हाथों मरा वो डजन्स ऑफ पीसेस में बिखर गया। भारत के एलियंस में नेचुरली कुछ मास्टर्स भी थे। उनमें से एक जिसके सर पर टर्बन था और हाथ में एक फिस्ट ब्लेड था, सरपेंटाइन रूट में तेजी से अंकल यू की तरफ बढ़ने लगा। उसकी फिस्ट ब्लेड पर एक कोल्ड लाइट थी जो पावरफुल सुपरनैचुरल एनर्जी में रैप्ड थी और उसने वो ब्लेड अंकल यू की तरफ फियर्सली स्टैब किया। ब्लाइंडिंग लाइट एक पावरफुल एनर्जी बर्स्ट था जिसने तुरंत पूरे प्लेटफॉर्म को हिला दिया और कोलैप्स होने लगा। ये वही इंसान था जो पोडियम में स्पीच का इंचार्ज था। उसकी पावर बहुत हाई थी। उसका एबिलिटी इंडेक्स 9700 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। अंकल यू ने बस अपना सर उठाया और उसकी तरफ कोल्ड नज़र से देखा। उसकी आंखों में प्योर कंटेम्प्ट था। तुम्हें लगता है कि मैं क्लोज कॉम्बैट में वीक हूँ? मेका का एग्जिस्टेंस सिर्फ उसके लॉन्ग रेंज वीकनेस को कवर करने के लिए है। अंकल यू की असली एबिलिटी स्ट्रेंथनिंग सिस्टम है। उसके बैक का मेका ओपन हुआ और ई मेटल ब्लैक एलॉय स्वॉर्ड पॉप आउट हो गया जो अंकल यू ने अपने हाथ में पकड़ लिया। भारत एलियन के अटैक के सामने अंकल यू ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और जोर से चॉप किया। स्वॉर्ड और फिस्ट ब्लेड एक दूसरे से कोलाइड हुए और एक टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हुई जिसने पूरे प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। सुपरनैचुरल पावर का स्टॉर्म हर डायरेक्शन में स्वीप कर गया और आसपास के हजारों लोग पतंग की तरह हवा में उड़ गए। भारत एलियंस ने उम्मीद नहीं किया था कि अंकल यू की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी। सिर्फ एक सिंपल कोलाइजन से उसका चेहरा पेल हो गया और उसके राइट आर्म में एक शार्प पेन फील हुआ। फिस्ट ब्लेड एक सडन अटैक वेपन है और उसकी एबिलिटी मेनली असैसिनेशन के लिए है, कोलाइजन के लिए नहीं। रिजल्ट ये हुआ कि वो एलियन वायलेंटली थ्रो हो गया और उसका राइट आर्म एक क्रैक के साथ टूट गया। फैटी शू ने मौका पकड़ा और दोनों हाथों में एक सफ़ेद एनर्जी बॉल कंडेंस की और तुरंत उसे एक्सप्लोड कर दिया। आइस स्टॉर्म। उसके हाथ ऐसे खिले जैसे बर्फ के फूल, लेकिन उन फूलों के पेटल्स कोई खूबसूरत फ्लेक नहीं थे बल्कि कांटे की शक्ल के थे। पूरा आसमान बर्फ और बर्फ के कांटों जैसे स्पाइक्स उसके हाथों से एक इन्वर्टेड कोन के शेप में रिलीज हुए, सीधा उस जगह की तरफ जहां भारत एलियंस हवा में थे। वो एलियन जो मिड एयर में था उसके पास डॉज करने का टाइम ही नहीं था और तुरंत ही वो हजारों आइस स्पाइक से छेद दिया गया। हजारों बर्फ के कांटे उसके शरीर में घुस गए। उसका सुपरनैचुरल बैरियर और कॉम्बैट यूनिफॉर्म दोनों को छेदते हुए और उसके शरीर को सीधा एक दूर के टूटे फूटे बिल्डिंग के साथ जोड़ दिया, जैसे किसी ने उसे वहां कील दिया हो। जब टीम के लीडिंग ऑफिसर्स बैटलफील्ड में मार दिए गए तो बचे हुए भारत एलियंस के चेहरे पर डर की एक्सप्रेशन आ गई। वो चीखते हुए भागने लगे, लेकिन फैटी शू और अंकल यू को जैंगी का ऑर्डर याद था। जो भी भारत का इंसान हाक्शाओ किंगडम की धरती पर कदम रखेगा उसका सिर्फ एक ही अंजाम है, मौत। भागना इतना आसान नहीं है। अंकल यू ने अपने एक्सोस्केलेटन के इंटेलिजेंट लॉकिंग सिस्टम का यूज किया और आसपास के हर भारत एलियन के फिगर को लॉक कर दिया। फिर उसके शरीर के सभी फायरिंग होल्स एक साथ ओपन हो गए। एम्यूनेशन उसके शरीर से एक के बाद एक फायर वर्क की तरह रिलीज होने लगा, सीधा उन भारत एलियंस की तरफ जो भाग रहे थे। ये छोटी छोटी एम्यूनेशन के अंदर एक्सट्रीमली हाई एनर्जी थी। जैसे ही ये एलियन से टकराई उनके शरीर सीधा टुकड़ों में उड़ गए। 3 मिनट भी नहीं लगे और पूरा वेन्यू एकदम साइलेंट हो गया। अंकल यू स्मोक से कवर्ड था। उसके चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल थी। उसने अपने थोड़े गर्म लॉन्च होल पर फूंक मारी। ये फीलिंग तो कमाल की है। भारत के सारे सोल्जर्स खत्म हो चुके थे और जो ऑडियंस में ऑर्डिनरी लोग थे उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही बैटल के इम्पैक्ट से इंजर्ड या किल हुए थे, बाकी सब सेफ थे। अंकल यू ने उनकी तरफ देखा और लाउड स्पीकर में जोर से चिल्लाया, सब ठीक है अब। इस वक्त एक दूर एरिया में साउथ वेस्ट रीजन के कई लोगों को जबरदस्ती
टेम्पल्स रेनोवेट करने पर मजबूर किया गया था। उनसे कहा गया था कि वो पहले के तांत्रिक टेम्पल्स को त्रिमूर्ति के टेम्पल्स में कन्वर्ट करे। सुपरवाइजर्स के हाथों में विप्स थे और वो चिल्लाते जा रहे थे, तुम सब बेवकूफ हो, होश में रहो, अगर किसी ने काम ढंग से नहीं किया तो उसे डिनर में पका दूंगा। और तभी होराइजन पर एक सिलुएटेड फिगर धीरे धीरे उनकी तरफ चलकर आता दिखा। जिया होंगलियान कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पूरी तरह से कवर्ड थी। उसने अपनी नज़र उठाई और सामने के मैसिव टेम्पल और शिवा की बन रही मूर्ति को देखा। उसकी आंखों में फ्लेम्स तुरंत भड़क उठी। तुम इतने बेचैन हो? जिया होंगलियान ने अपनी कमर से एक सिल्वर वाइन फ्लास्क निकाला और अपने टैक्टिकल मास्क का बॉटम ओपन किया और फ्लास्क का लिक्विड एक ही बार में पी गई। फिर उसने अपने लाल होठों को खोला और एक मैसिव फायर ड्रैगन उसके मुंह से बाहर निकल गया। वो ह्यूज फ्लेम जमीन पर गिरा और एक रशिंग स्ट्रीम ऑफ फायर में बदल गया। फिर वो 2 डायरेक्शन में स्प्लिट हो गया, लेफ्ट और राइट से स्वीप करता हुआ। फायर फ्लेम फ्लो। रेजिंग फ्लेम्स ने एक फायर वॉल बनाई जो डजन्स ऑफ मीटर हाई थी और पूरे टेम्पल को एक मैग्निफिसेंट अंदाज में सराउंड कर लिया। ये सीन देखते ही भारत एलियंस तुरंत अलर्ट हो गए। दुश्मन का अटैक। अलार्म जोर से बजने लगा और उन्होंने दूर से आती हुई उस औरत को भी देख लिया। डजन्स ऑफ सोल्जर्स ने तुरंत अपनी गन्स निकाली और जिया होंगलियान पर फायर करना शुरू कर दिया। उसी मोमेंट एक गोल्डन लाइट उसके रास्ते में आई और उसे शील्ड किया। गाओ तियानवू पूरे गोल्डन लाइट में कवर्ड था, जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल का गोल्डन फिगर हो। डेंस रेन ऑफ बुलेट्स उस पर क्रैकलिंग साउंड के साथ गिर रही थी, लेकिन उसकी गोल्डन लाइट को पेनिट्रेट करने में फेल हो गई। इस वक्त फ्लेम्स पूरे टेम्पल को ब्लॉक कर चुकी थी। जिया होंगलियान ने अपने फेस साइडवेज रिवील किया। उसने भारत सोल्जर्स की तरफ कोल्ड नजर से देखा। आज कोई नहीं बचेगा, सबको मरना होगा। फ्लेम्स आसमान तक शूट हो गई और एक एनर्जी रोर पूरे आसमान में गूंज उठा, जमीन तक हिल गई। भारत के स्ट्रेंज लोग उस साउंड की डायरेक्शन में देखने लगे और देखा कि एक ह्यूज फायर ड्रैगन टेम्पल के पीछे से राइज कर रहा था और सब पर अपनी आंखों से नीचे देख रहा था। फायर ड्रैगन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और एक स्ट्रीम ऑफ फायर नीचे गिरा दिया। डजन्स ऑफ भारत सोल्जर्स तुरंत चारकोल में बदल गए। गाओ तियानवू के डार्क फेस पर मर्डरस इंटेंट था। उसने धीरे से बोला, तुम्हें ये जगह आने से पहले अपनी औकात समझ लेनी चाहिए थी। ये कहने के बाद उसके हाथों में सिल्वर लाइट चमकने लगी। द 5 डायरेक्शनल जेटी, सिल्वर हेडेड जेटी, उसकी पावर अब और ज्यादा एनहांस्ड हो गई थी। गाओ तियानवू ने कोई वेपन यूज नहीं किया क्योंकि इस मूवमेंट में उसके फिस्ट ही सबसे बेस्ट वेपन थे। वो भारत एलियंस के बैटल फॉर्मेशन में एक डिवोट मॉन्क की तरह रश कर गया। भारत सोल्जर्स के बुलेट की डेंस रेन के सामने वो एक नोबडी की तरह था और उनके सर पर एक पायोस जो सिनर्स को इनिशिएशन देता है ताकि वो अपनी गलतियों का एहसास कर सके। लेकिन जब सिल्वर पाम गिरा, वो आदमी का सर एक वाटरमेलन की तरह एक्सप्लोड हो गया। फुइंग ट्रूप्स का पहला फुल स्केल डिप्लॉयमेंट ने सारा सिटी में एक जंगल जैसा आग लगा दिया। जैंगी के किसी भी कॉस्ट पर ट्रेनिंग के बाद अब उनमें से सबसे कमजोर मेंबर भी डिप्यूटी कैप्टन लेवल का एबिलिटी इंडेक्स ले चुका है। जो चीज़ अभी भी उनमें मिसिंग है वो है एक्चुअल कॉम्बैट। और इस बार की बैटलफील्ड बैप्टिज्म के बाद वो कैप्टन लेवल एलियंस बनने के एक कदम और करीब आ जाएंगे। शिंगटियान और लू दुहाई ने कुछ नए रिक्रूट्स को लीड किया और सारा सिटी में भारत लोगों को हंट करने निकल गए। उनका गोल सिंपल था, जो भारत एलियन दिखे उसे मार दो। लू दुहाई ने अपना मरमेड पॉस्चर रिवील किया। उसके हाथों से एक्सट्रीमली शार्प बोन ब्लेड्स शूट हुए और वो क्राउड के बीच में एक ड्रैगन की तरह स्विम करने लगा। हवा में भी वो उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्विम कर रहा था जैसे पानी में करता है। उसके बोन ब्लेड्स ने भारत सोल्जर्स की जिंदगी एक के बाद एक ले ली, बिल्कुल बिना किसी मर्सी के। पूरा साउथ वेस्ट रीजन अब वॉर से भरा हुआ है। स्नोई माउंटेन पर याक्षा और महारागा एक एंशिएंट टेम्पल में थे। याक्षा ने अपना राइट हैंड कान पर रखा और अपने सबऑर्डिनेट्स के एंशियस रिपोर्ट सुन रहा था। हाक्शाओ किंगडम के काउंटर अटैक के बारे में सुनने के बाद उसके चेहरे पर कोई पैनिक नहीं था, सिर्फ एक हल्का सा स्माइल था। ठीक है, मैं समझ गया, उसने बोला। अपने लोगों की जिंदगी की परवाह किए बिना उसने कॉल एंड कर दिया।
याक्षा एक हैंडसम और हीरोइक यंग मैन था। उसके सर पर बन था, उसका अपर बॉडी नेकेड था जिसमें उसके मसल्स के आउटलाइंस क्लियर दिख रहे थे। उसके चेहरे पर एक अनरूली एटीट्यूड था। इस वक्त वो श्राइन पर बैठा था और महारागा नीचे कुशन पर एस्थेटिक प्रैक्टिस कर रहा था। हाक्शाओ कंट्री ने एक्चुअली यहाँ लोग भेज दिए, याक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। महारागा ने अपनी आंखें खोली लेकिन काम टोन में बोला, उन्होंने अभी एक महायुद्ध फेस किया है और अब हम पावरफुल भारत के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। हाक्शाओ के लोग सच में समझदार नहीं है। याक्षा ने थोड़ा अनॉयड होकर शाय किया। मैंने तो तांत्रिक सेक्ट के इवल गॉड के लैकी की जिंदगी छोड़ दी थी इस उम्मीद में कि उनमें थोड़ी सी समझ होगी। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं भारत कितने पावरफुल हैं। लेकिन अगर वो यहाँ मरने के लिए ही आए हैं तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? महारागा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी प्यूपिल ग्रे थी, बहुत ही स्केरी लग रही थी। अगर वो मरने आए हैं तो उन्हें मार दो। याक्षा जोर से हंस पड़ा। उसने एक फोक निकाला और अपने हाथ में घुमाने लगा। फिर उसने अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर से उस ट्यूनिंग फोक को फ्लिक किया। एक क्रिस्प साउंड निकली जो तुरंत साउंड वेव्स में बदल गई और हवा में एको होने लगी। वो साउंड एंशिएंट टेंपल से निकलकर होलिंग कोल्ड विंड के साथ अननोन डिस्टेंस तक स्प्रेड हो गई। कुछ ही देर बाद वो साउंड जैंगी के कानों तक पहुंची जो उनका लोकेशन ढूंढ रहा था। तुम मुझे फाइट के लिए बुला रहे हो? जैंगी के होठों के कोने धीरे से उठे और उसने लियांग से कहा, चलो यहाँ सब कुछ जल्दी क्लीन करते हैं, अगला काम और भी इम्पोर्टेंट है। लियांग ने कुछ नहीं कहा। वैसे तो वो हमेशा एक बातूनी इंसान रही है लेकिन अपनी विल एक्सप्रेस करने के लिए वो ज़्यादातर नाइफ का यूज़ करती है। जैंगी ने डायमेंशनल डोर ओपन किया और दोनों जल्दी ही स्नोई माउंटेन के सामने पहुंच गए। जैसे ही जैंगी और लियांग ने स्नोई एरिया पर कदम रखा, उनके कानों में म्यूजिकल साउंड्स और भी क्लियर होने लगे। ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा था और स्नो केप्ड माउंटेन के टॉप से एक क्लियर साउंड आ रही थी जो कानों में लिंगर कर रही थी। जैंगी ने अपना सर उठाया और इंटेलिजेंट सिस्टम ने उसके फील्ड ऑफ विजन को जूम किया ताकि वह सामने वाले इंसान को क्लियरली देख सके। एंशिएंट टेंपल के टॉप पर एक यंग मैन ट्रेडिशनल भारत क्लोथिंग में साइडवेज लेजी पोस्चर में बैठा था। एक ट्यूनिंग फोक को बार बार स्ट्राइक कर रहा था। उसकी आवाज हजारों मील्स तक सुनाई दे रही थी। टेंपल के नीचे एक ओल्ड मुड़कर जैंगी और लियांग यू के डायरेक्शन में देखा। उसकी आंखों में ना खुशी थी ना सैडनेस। भारत के 8 डिवाइन ड्रैगन डिविजन्स में से 2 याक्षास और महारागा यहीं मौजूद थे। चलो इस बैटल को जल्दी खत्म करते हैं। जैंगी के राइट हैंड पर जो ब्रेसलेट था उसने रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन किया और एक डार्क सिल्वर स्पेयर उसके हाथ में आ गया। तभी हवा में एक कमोशन हुआ और एक ब्लिजर्ड पूरे वार्स लैंड पर छाने लगा। सब कुछ कवर कर दिया जो भी दिख रहा था। एक आइस एंड स्नो एलियन, जैंगी ने हल्के टोन में कहा। जब उसकी विजन ब्लॉक हो जाती है तो उसकी प्रिसीजन शूटिंग एबिलिटी एनिमी को एक्यूरेटली एम नहीं कर सकती और म्यूजिक की साउंड अभी भी कानों में एको हो रही थी। जैंगी ने लियांग यू का हाथ पकड़ा और बोला, चलो। एक स्नो स्टॉर्म से उसकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करना बेवकूफ़ी होती। दोनों ने तेजी से स्पेस ट्रैवल किया लेकिन एमर्ज होने के बाद देखा कि वो अभी भी एक एंडलेस ब्लिजर्ड के अंदर ही है। आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो ब्लिजर्ड जो वुल्फ्स की तरह हाउल कर रहा था। जैंगी ने बिना किसी हेजिटेशन के डायमेंशनल डोर दोबारा ओपन किया और सेकंड टाइम फॉरवर्ड शटल किया। लेकिन दूर क्रॉस करने के बाद जैंगी और लियांग यू शॉक्ड हो गए क्योंकि वो अभी भी उसी ब्लिजर्ड के रेंज में ही थे। लियांग यू ने कहा, लगता है उसने पूरे एरिया को ब्लिजर्ड से कवर कर दिया है, थोड़ा ट्रबलसम होने वाला है। जैंगी सिर्फ अपनी आंखों पर ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस सिस्टम के सेंसिंग फंक्शन पर भी रिलाई करता है डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन इतने मैसिव स्नो स्टॉर्म में दोनों सिस्टम टेम्पररीली फेल हो जाते हैं। चाहे उसका एरिया कितना भी बड़ा हो, वो कभी भी उस स्पेस से ज़्यादा नहीं हो सकता जहां तक मैं पहुंच सकता हूं। जैंगी ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा लेकिन इस वक्त तक उसने ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स एक्टिवेट करके अपने और लियांग यू के चारों तरफ के एरिया को कंप्लीटली कवर कर दिया था। वो गारंटी दे सकता है चाहे बिशप बाई जैसा म्यूटेंट आ जाए जिसका एबिलिटी इंडेक्स 30,000 पॉइंट है, वो भी उसके डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता।
लेकिन ये मैसिव स्नो स्टॉर्म उसके लिए थोड़ा ट्रबल ज़रूर क्रिएट करेगा। ये सिचुएशन उसे हेवनली सी सिटी के दिनों की याद दिला रही थी, जब उन्होंने अंडरवर्ल्ड के फेक गेटकीपर से डील किया था। लेकिन इस बार जो इंसान यहाँ अपीयर हुआ है वो जैंगी है। जैंगी ने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा, फिर अपनी एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करना कंटिन्यू किया। चाहे याक्षा का रेंज कितना भी बड़ा हो, जैंगी उससे क्विकली एग्जिट कर सकता है। लेकिन फिर जैंगी ने एक के बाद एक डजन ऑफ स्पेस ट्रैवल्स किए, और जब वो दोबारा अपीयर हुआ तो वो अभी भी ब्लिजर्ड के अंदर ही था। तब जाके जैंगी को फाइनली रियलाइज हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। ये इम्पॉसिबल है, जैंगी ने काम टोन में कहा। चाहे वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक एरिया ब्लिजर्ड से कवर कर ले, अभी जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं लगता। उसने अपने टैक्टिकल मास्क की तरफ देखा, लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम के प्रॉम्प्ट्स अभी भी डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। ट्यूनिंग फोक का वाइब्रेटिंग साउंड एक बार फिर उसके कानों में गूंज उठा। जैंगी ने लियांग यू का राइट हैंड पकड़ा और अपना सर झुका के सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। हाक्शाओ किंगडम के इंटेलिजेंस बेस के पास भारत एलियन के एबिलिटीज़ के बारे में बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। हर कंट्री ने अपने टॉप म्यूटेंट्स के बारे में सीक्रेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखी है। कॉन्फिडेंशियलिटी का लेवल डेथ ऑफ लव के लॉन्च कोड से कम नहीं है। इसीलिए जैंगी को याक्षा और महारागा के एबिलिटीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन ये उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसका टाइटल एब्सोल्यूट डिफेंस उसे इतना टाइम दे देता है कि वो एनिमी के हर एबिलिटी को ब्रेक कर सके। जब जैंगी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, तभी ट्रेसेस ऑफ ऑल थिंग्स ने उसे एक डेंजरस सिग्नल दिया। उसने तुरंत मुड़कर देखा और पाया कि उसके पास जो इंसान खड़ा था वो बिना किसी नोटिस के बदल चुका था। लियांग यू पता नहीं कहाँ गई थी, और जिसका हाथ जैंगी पकड़ रहा था वो एक्चुअली ओल्ड मॉन्क महारागा का हाथ था। उसके राइट हैंड में एक वज्र था, उसकी आंखें वाइड ओपन थी और उसने जैंगी की तरफ विशियसली स्मैश किया। जैंगी की आंखों में डार्कनेस छाई और उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका राइट हैंड ऐसे क्लैंप हो गया था जैसे किसी ने पिलर से पकड़ लिया हो, बिल्कुल टाइट और लॉक्ड। उस क्रिटिकल मोमेंट पर जैंगी के लेफ्ट हैंड से डिवाइन पावर बर्स्ट आउट हुआ। उसके सामने एक ह्यूज 3 क्राउन बॉर्न हुआ और उसने महारागा को सीधा बाउंस कर दिया। महारागा उड़ने के बाद चीते की स्पीड से दोबारा जैंगी की तरफ रश करता है। उसके वज्र से एक डैजलिंग गोल्डन लाइट निकल रही थी, जैसे एक गोल्डन सन स्काई में रेस कर रहा हो, और उसने मैडनेस के साथ जैंगी के हेड पर स्मैश किया। जैंगी ने आंखें नैरो की, तो ये इल्यूजन है। जो कुछ भी उसके सामने अचानक अपीयर हुआ, उसने जैंगी को पैनिक नहीं कराया। किसी और के साथ होता तो शायद सब कुछ मेस में चला जाता, लेकिन जैंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ का गैप बहुत बड़ा है। जैंगी ने अपने माइंड में तेजी से सोचा। उसकी एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट के साथ बर्स्ट हुई, लेकिन मेरी आंखों के सामने अभी भी सिर्फ वाइट ब्लिजर्ड दिख रहा है। ये अननेचुरल है। ऊपर से मैं पूरे टाइम लियांग यू के हाथ को पकड़ रहा था। अगर उसके पास स्पेस रिप्लेस करने की एबिलिटी होती तो बिना मुझे नोटिस किए वो पॉसिबल नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं लियांग यू के फाइटिंग स्टाइल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जो इंसान मेरे सामने है वो क्लियरली वही है। तो अपोनेंट की एबिलिटी विंड और स्नो नहीं, बल्कि इल्यूजन है। जैंगी ने अपने हार्ट में जजमेंट ऑलरेडी ले लिया था, इसीलिए उसने महारागा के सामने काउंटर अटैक नहीं किया। अगर उसने गलती से एक शॉट फायर किया होता तो लियांग यू तुरंत मर जाती। शुक्र है जैंगी काफ़ी सस्पिशियस था। जैंगी ने स्वैन लो वैक्शियन एक्टिवेट किया ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और उसने लियांग यू के अटैक को ब्लॉक कर दिया। उसके सामने जो लियांग यू थी, उसकी आंखों में एक फ्लैश ऑफ सरप्राइज दिखाई दिया। अटैक सॉलो होने के बाद वो तुरंत एक डिस्टेंस पर डॉज कर गए। ट्यूनिंग फोक की साउंड एक बार फिर जैंगी के कानों में गूंज उठी। जैंगी को फाइनली समझ आ गया, इल्यूजन परफॉर्म करने का मीडियम है साउंड। जैंगी पहले से ही प्रिपेयर्ड था उस एलियन के लिए जो इल्यूजन्स यूज़ करता है, क्योंकि ऐसे एलियंस के स्किल्स को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। जनरली इल्यूजन लाइट, साउंड और स्मेल के थ्रू परफॉर्म होता है। लगता है ये इल्यूजन म्यूजिक के थ्रू कास्ट हो रहा है, लेकिन जस्ट इन केस चलो इस स्पेस को कम्प्लीटली सील कर देते हैं। जैंगी ने अपने दिल में डिसीजन लिया।
और एकदम आगे बढ़कर डायरेक्टली लियांग यू के सामने आ गया। फिर उसने दोनों को पावर ऑफ ऑल थिंग्स से रैप कर दिया, डार्क वर्ल्ड। जैसे ही उसने ये बोला, स्वेनलो वैक्शियन का बैरियर इंक से स्टेन हो गया जैसे, और पूरी तरह से ब्लैक में ट्रांसफॉर्म हो गया। जो डायमेंशनल गेट पहले कलरलेस और शेपलेस था, अब वो एक ह्यूज ब्लैक स्पीयर बन गया, स्नोई लैंड के ऊपर खड़ा हुआ। इस मोमेंट में पूरी दुनिया एकदम साइलेंट हो गई। लियांग यू को लगा जैसे उसका दिमाग ट्रांस में चला गया हो, और उसके सामने जो याक्षा का चेहरा था वो भी सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया और जैंगी का अपीयरेंस ले लिया। लियांग यू ने अपना सर दबाया, लेकिन उसके हाथ में जो लॉन्ग मिंग था वो अभी भी जैंगी की तरफ कॉशियसली पॉइंट किया हुआ था। क्या तुम जैंगी हो? और कौन हो सकता है? वो बंदा इल्यूजन यूज करता है जो स्ट्रॉन्ग आर्म टाइप जैसे तुम्हारे लिए सबसे इफेक्टिव रिस्ट्रेन है। जैंगी ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा। डायमेंशनल डोर दो वर्ल्ड्स को सेपरेट करता है, लेकिन जैंगी के इंटेंशनल कंट्रोल के अंदर लाइट और साउंड अभी भी पास हो सकते हैं, लेकिन ब्लैक वर्ल्ड पूरी तरह से दोनों वर्ल्ड्स को ब्लॉक करता है और कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पास नहीं हो सकता। वहीं पर ब्लैक वर्ल्ड का एक बड़ा फ्लॉ भी है। जैंगी बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे सेंस नहीं कर सकता। लियांग यू धीरे धीरे अपने सेंसेस में आई और जैंगी से पूछा, तो अब क्या करें? इसे हैंडल करना इजी है, जैंगी ने हल्की टोन में कहा। इस वक्त स्नो माउंटेन पर याक्षा ने अपने आईब्रोज रेस किए जब उसने ब्लैक वर्ल्ड को अपीयर होते देखा। अपने आप को बाहर की दुनिया से आइसोलेट करना ताकि तुम मेरे फैंटम साउंड बैरियर से अफेक्ट ना हो सको, है ना? बहुत स्मार्ट आइडिया है सच में। उसने ट्यूनिंग फोक को अपने लिप्स के पास ले जाके स्माइल के साथ बोला, लेकिन क्या तुम हमेशा ऐसे ही छुपे रहोगे? माहोरागा ने जमीन पर जोर से पैर मारा और अगले मोमेंट में पूरे अर्थ रैपिडली शेक करने लगी। जमीन बड़े बड़े अर्थ और रॉक्स के पीसेस में ब्रेक होने लगी। माहोरागा का शरीर स्वेल होने लगा और उसकी ग्रे आंखों से एक अजीब लाइट एमिट होने लगी। उसके कपड़े छिट गए और उसका शरीर एक कीड़े की तरह स्ट्रेच होने लगा। एक ही पल में उसका लोअर बॉडी एक मैसिव ब्लैक स्ट्रिप्ड स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो गया जो हंड्रेड्स ऑफ मीटर लंबा था। उस बड़े स्नेक का हेड अभी भी उसका ह्यूमन फॉर्म था। उसके मुंह से एक अजीब रोर निकलते ही वो तुरंत स्नोई माउंटेन से जंप करके ह्यूज ब्लैक बोल्ड की तरफ क्रॉल करने लगा। याक्षा धीरे से सीधा बैठ गया, दोनों हाथ में ट्यूनिंग फोक पकड़ के उन्हें हवा में कोलाइड करने लगा। ये साउंड ग्रेट स्नो माउंटेन से हर डायरेक्शन में स्प्रेड होने लगा। जब तक जैंगी और लियांग यू अपीयर होते हैं वो इस साउंड से बच नहीं सकते। ब्लैक वर्ल्ड के अंदर जैंगी ने लियांग यू से कहा, आज के बाद जो भी तुम्हारे आसपास अपीयर हो सबको मार दो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। लियांग यू ने जैंगी की तरफ स्टेयर किया और धीरे से सर हिलाया। उसे जैंगी को गलती से हर्ट करने का कोई डर नहीं था, क्योंकि जैंगी इतना पावरफुल और कॉशियस है, उसे हर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत बढ़िया, जैंगी ने सॉफ्टली कहा। अगला मोमेंट ब्लैक वर्ल्ड लिफ्ट हो गया। जैंगी ने अपना टैक्टिकल हेलमेट एक्टिवेट किया ताकि साउंड, स्मेल और लाइट सब कुछ ब्लॉक हो जाए। फिर उसने डायमेंशनल डोर ओपन किया और आसमान की तरफ फ्लाई कर गया। साथ ही उसने नेब्यूला के सैटेलाइट्स का यूज करके ग्रेट स्नो माउंटेन के टेंपल का लोकेशन लॉक किया। जैंगी स्काई में सोर कर गया और उसकी डिवाइन पावर उसके हाथों में 2 सिल्वर स्पीयर्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। जब नेकेड आई से एक्यूरेट लोकेट नहीं कर सकते तो पूरे एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, है ना? अगले मोमेंट में उसने ट्रिगर पुल किया और शनलियान के गन के मजल से एक कंटिन्यूअस और डेंस बुलेट रेन बाहर निकलने लगी। याक्षा ने एक टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशन सेंस की और आसमान की तरफ देखा। अगले मोमेंट उसने देखा जैसे ब्रॉड डे लाइट में एक मीटियोरॉइड शावर डिसेंड कर रहा हो। पूरा स्काई डेंस बराज ऑफ बुलेट से कवर हो गया और वो सब विस्लिंग करते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। याक्षा टेंपल के टॉप से खड़ा हो गया। उसके अंदर का एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर स्माइल बन गया। फिर उसने अपने ट्यूनिंग फोक्स को फोर्सफुली क्रॉस किया और एक और भी पावरफुल साउंड वेव इंस्टेंटली डेटोनेट हो गई। हवा में एक क्लैंगिंग साउंड गूंजी और वो साउंड वेव शार्प ब्लेड्स में ट्रांसफॉर्म हो गई जो स्काई में फिल हो गई और आगे स्वीप कर गई। वो वर्चुअल साउंड ब्लेड्स थी, लेकिन उनमें प्योरेस्ट मर्डरस इंटेंट था। लेकिन जैसे ही वो साउंड ब्लेड्स जैंगी के सुपरनैचुरल बुलेट से टकराई वो तुरंत डिसपेट हो गई। एक मीटियोर शावर की तरह जैंगी के बुलेट्स का बराज पूरे ग्रेट स्नो माउंटेन के टॉप को कवर कर गया और वो डेंस बुलेट रेन ने
पूरे स्नो माउंटेन को फ्लैट कर दिया। एक शैडो पैनिक में स्नो माउंटेन से नीचे रश करता हुआ दिखा। याक्षा कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म में हजारों छोटे छोटे होल्स कट हो चुके थे और उसके पैरों से ब्लड फ्लो हो रहा था। उसने अपने दांत बीचे, उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। एक ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट होने के नाते उसका एबिलिटी इंडेक्स 22,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। पूरा भारत देख लो तो वो टॉप मास्टर्स में काउंट होता है। लेकिन इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद वो हाक्शाओ कंट्री के उस अजीब इंसान के हाथों पूरी तरह बीटन हो गया। सबसे टेरिफाइंग बात ये थी कि ये एक सिंगल अटैक नहीं था, ये एक रेंज अटैक था जो पूरे स्नो माउंटेन को कवर करता था। जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डेंस नहीं होती तो अटैक पावर कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसने याक्षा का सोनिक बैरियर तोड़ दिया और उसके शरीर को चोट पहुंचाई। ये बंदा है कौन? याक्षा ने फ्रैंटिकली पूछा और उसके कॉम्बैट सूट में इंस्टॉल्ड इंटेलिजेंस सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। जो एबिलिटीज और स्ट्रेंथ अब तक डिस्प्ले हुई हैं, उनके बेसिस पर हाक्शाओ कंट्री में सिर्फ एक इंसान मैच करता है, एलियन कोड नेम केओस। प्रिलिमिनरी जजमेंट के मुताबिक उसका एबिलिटी इंडेक्स 28,000 पॉइंट से ऊपर है। ये सुनते ही याक्षा की आंखें वाइड ओपन हो गई और उसकी प्यूपिल्स राइस ग्रीन जितनी छोटी हो गई। 28,000 पॉइंट्स? ये कैसे हो सकता है? क्या हाक्शाओ कंट्री ने अभी अभी एक महायुद्ध फेस नहीं किया था? और उनके सब टॉप लेवल एलियंस तो सीरियसली इंजर्ड थे, लेकिन ये तो इंजर्ड नहीं लग रहा है। इंटेलिजेंस सिस्टम ने सिर्फ इतना कहा, लगता है हमारी इंटेलिजेंस में एरर है। याक्षा जोर से चिल्लाया, एरर? तुम इतना कैजुअली कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब तो मेरी जान जा सकती है। इंटेलिजेंस सिस्टम कोई जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वो सिर्फ एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस के बेसिस पर रीजनेबल जजमेंट दे रहा था। लेकिन जैंगी खुद एक एनॉमली है। जैंगी हाई एल्टीट्यूड पर था और उसने फ्लीइंग याक्षा को स्पॉट कर लिया। उसने बिना किसी हेजिटेशन के ट्रिगर दोबारा पुल किया। बुलेट रेन एक बार फिर हेवी डाउन पोर की तरह गिरने लगा। याक्षा इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि उसका फिगर नेकेड आई से लगभग इनविजिबल हो गया था, लेकिन जैंगी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होने की जरूरत ही नहीं थी। जब अटैक पूरे रेंज को कवर करता है तो सिर्फ थोड़ा सा टच भी मिल जाए वो याक्षा को सीरियसली इंजर करने के लिए काफ़ी है। स्ट्रेंथ का एब्सोल्यूट गैप ये इंश्योर करता है कि जैंगी को बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याक्षा का हाल अब बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो चुका था। वो डेस्परेटली भाग रहा था और रेजिस्ट करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। रेजिस्टेंस का चांस सिर्फ तब होता है जब किसी के पास एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस हो और टाइम और टेरेन का एडवांटेज हो, और एनकाउंटर बैटल में तो बिल्कुल भी चांस नहीं होता। जैंगी के बुलेट्स का बैराज एक ही पल में पूरे एरिया को स्वीप कर गया। याक्षा ने डेस्परेशन में दोनों हाथ से ट्यूनिंग फोक्स को वाइब्रेट किया। उसका म्यूजिकल सिंक्रोनी साउंड वेव्स के थ्रू एक डेडली किलिंग मूव बनाता है, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ जैंगी के इनडिस्क्रिमिनेट अटैक को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसका इफेक्ट कुछ खास नहीं था और जल्द ही उसका म्यूजिकल सिंक्रोनाइजेशन जैंगी के बुलेट्स के समुद्र में पूरी तरह से डिवॉवर हो गया। धीरे धीरे जैंगी ने एक जजमेंट ले लिया। उसकी एबिलिटी साउंड से एक्टिवेट होती है, तो लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अब सब कुछ ईजी हो गया। उसका टैक्टिकल मास्क ब्लैक से ट्रांसपेरेंट हो गया। जैंगी ने हाई एल्टीट्यूड से नीचे देखा। उसने अपने लेफ्ट हैंड से डिवाइन चेन को नीचे रखा और राइट हैंड से डिवाइन चेन को ऊपर उठाया और सीधा नीचे पॉइंट किया। वॉइड की पावरफुल फोर्स उसके पाम में कंडेंस होने लगी और फिर शेनलियान के एम्यूनेशन डिपोट में गैदर हो गई। थर्मल वेपन्स का पर्पस होता है पावरफुल एनर्जी मटेरियल्स को एक जगह गैदर करना और फिर एक ही मोमेंट में इग्नाइट करके रिलीज करना। काफ़ी लंबे समय तक जैंगी के हाथों में जो फायर आर्म्स थे, उनका डेवलपमेंट स्पीड उसकी खुद की स्ट्रेंथ के लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसकी ओवर पावरिंग फोर्स इतनी इंटेंस थी कि मेटल तक डिस्टॉर्ट और डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन अब डिवाइन रिफाइनिंग के साथ, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ और टफनेस है, ये प्रॉब्लम परफेक्टली सॉल्व हो चुकी थी। वॉइड की पावर डिवाइन रिफाइनिंग के दौरान कंटिन्यूसली कंडेंस हो रही थी। वो पावर जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। जैंगी के दिल में एक्साइटमेंट जगने लगी। याक्षा जो अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, उसके पूरे शरीर में ठंडी छाई हुई थी। उसने स्नो माउंटेन को ब्लास्ट करके अंडरग्राउंड भागने की कोशिश की। जैंगी ने उसका अप्रॉक्सीमेट पोजीशन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ लॉक किया और सीधा ट्रिगर पुल कर दिया। गन के मजल से एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग ब्लैक लाइट रोर करते हुए बाहर निकली,
जैसे एक ब्लैक ड्रैगन अर्थ पर स्वीप कर रहा हो और वो तुरंत स्नो केप्ड माउंटेन्स में गिर गई। अगला मोमेंट ग्रेट स्नो माउंटेन पेपर की तरह स्प्लिट हो गया। माउंटेन के सेंटर से लेकर डजन्स ऑफ माइल तक ग्राउंड इंच बाय इंच क्रैक होने लगा। एक टेरिफाइंग फोर्स स्काई की तरफ स्वीप कर गया और शैटर्ड अर्थ को अपने साथ ले गया। ब्लैक लाइट ने पूरे रेडियस को एनवलप कर लिया और उस रेंज में जो कुछ भी था सब कुछ डस्ट में बदल गया। याक्षा का शरीर अपना कवर खो बैठा और वो गार्बेज की तरह बाहर थ्रो हो गया। उसके शरीर के सब कवरिंग्स डिसअपियर हो गए और वो एकदम नेकेड और मिजरेबल स्टेट में था। उसके मुंह से ब्लड लार्ज अमाउंट में गश आउट कर रहा था। उसकी स्पीड ऑलरेडी काफ़ी फास्ट थी और वो एक्सप्लोजन के सेंटर से कई किलोमीटर दूर था, लेकिन सिर्फ आफ्टर मैथ से ही वो सीरियसली इंजर्ड हो गया। उसका शरीर ज़मीन पर हैवीली गिर गया और उसकी आंखें जैंगी की तरफ फिक्स हो गई, आसमान में उसे देखते हुए प्योर डिसबिलीफ के साथ। और एक दूसरे डायरेक्शन में मोहरागा अभी भी लियांग के साथ फाइट कर रहा था। उसकी एबिलिटी है एक जायंट स्नेक डीमन में ट्रांसफॉर्म होना, जो अर्थ और अंडरग्राउंड वोल्केनोस को कंट्रोल कर सकता है। जहां से भी वो गुजरता जमीन टूटती है, कांपती है, फिर बंद हो जाती है, और जो अर्थ के कोर फायर को डेटोनेट करके भी अटैक कर सकता है। ये लियांग यू के लिए एक बहुत ही मुश्किल अपोनेंट है, क्योंकि वो रीइंफोर्समेंट डिपार्टमेंट से है और जैसे ही ग्राउंड छोड़ दिया जाता है एनहेंस्ड एलियन के लिए फोर्स लगाना मुश्किल हो जाता है। लियांग यू अभी भी उसके साथ फाइट कर रही थी जब मोहरागा को अचानक याक्षा से एक हेल्प सिग्नल मिला। उसका दिल एकदम टाइट हो गया। याक्षा उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। अगर सामने वाला अपोनेंट ऐसा था जिसे याक्षा भी हैंडल नहीं कर पाया तो उसके लिए भी वो मुश्किल होने वाला था। लेकिन मोहरागा के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जो याक्षा के लिए सिर्फ एक सपना थी, और वो थी आर्ट ऑफ वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। वो ज़मीन के अंदर डीप डाइव कर सकता था और इस एबिलिटी के वजह से कई ऐसे एलियंस जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग थे वो उसका पीछा नहीं कर पाते। दोनों के बीच एक एग्रीमेंट था, अगर कभी ऐसा स्ट्रांग एनिमी मिल जाए जिसे वो दोनों डिफीट नहीं कर सकते तो मोहरागा याक्षा को लेके स्केप करेगा। मोहरागा जानता था कि याक्षा एक ऐसा बंदा है जो डेंजर को अंडर एस्टिमेट करता है। अगर उसने हेल्प मांगना शुरू कर दिया तो इसका मतलब था कि सिचुएशन सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उसका ह्यूज बॉडी ज़मीन के नीचे वाइल्ड तरीके से ट्विस्ट करने लगा और फिर वो याक्षा के डायरेक्शन में स्विम करने लगा। वो हार्ड अर्थ और रॉक्स के बीच में उतना ही एजाइल था जितना एक मछली पानी में होती है। ये देखकर लियांग यू ने स्क्वाट किया और वाइब्रेशन को फील किया जो दूर जा रहा था। उसकी आंखों में तुरंत ठंडक आ गई और उसने नाइफ हाथ में लेके चेस करना शुरू कर दिया। याक्षा को सीरियसली इंजर्ड देखकर जैंगी ने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया। उसके गन के मजल से ब्लैक लाइट गश आउट करने लगी और एक डेंस बराज ऑफ बुलेट्स ने सीधा याक्षा को एनवलप कर दिया। और उसी मोमेंट याक्षा के नीचे की जमीन से एक लाउड साउंड आई। जमीन उसके पैरों के नीचे से पूरी तरह कोलैप्स हो गई। याक्षा का शरीर अचानक से नीचे गिर गया और उसके नीचे एक एक्सट्रीमली ह्यूज ब्लैक होल अपीयर हो गया।